इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करेंसी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करेंसी। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? धन या पैसा। धन या पैसा। व्यक्ति इसका उपयोग, करेंसी का उपयोग या धन या पैसों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय के लिए करता है। या तो वो सेवा या वस्तुओं का क्रय करता है या फिर क्या करता है? विक्रय करता है, इसी धन का उपयोग करता है। फिर करेंसी जो भी मुद्रा होती है वो उस देश की सरकारी व्यवस्था के अनुसार बनाई जाती है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो ये भारत की सरकारी व्यवस्था के अनुसार बनाई गई है। हमारे यहाँ पे जो करेंसी नोट जारी करने का जो अधिकार है भारत में, वो केवल और केवल किसको है? आरबीआई को। और आरबीआई की पूरी फॉर्म क्या है? कभी प्रश्न परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, आरबीआई का पूरा नाम बताओ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आई बात? मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं, हिंदी में इसको धन या पैसा कहते हैं। और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्रय और विक्रय करने के लिए किया जाता है। भारत में जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। इसको जारी करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसको है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब दूसरा अपना टॉपिक क्या है? साख। क्या? साख। क्या है साख? तो ये ऋण चुकाने की क्षमता है। ऋण चुकाने की क्षमता है। ऋण चुकाने की क्या है? सीधा प्रश्न आए कि साख को परिभाषित करो, तो आपको यही लिखना है कि साख ऋण चुकाने की क्या है? क्षमता है। साख का निर्माण बैंक कैसे करती है वो अपन आगे बढ़ेंगे। साख का निर्माण बैंक कैसे करती है वो हम आगे बढ़ेंगे। और कैसे करती है देखो, जो एक बचतकर्ता होता है, बचतकर्ता अपनी बचत कहां पे जमा करवाता है? बैंक में। बचतकर्ता अपनी बचत कहां पे जमा करवाता है? बैंक में। और जो जरूरतमंद होता है, कौन? जरूरतमंद व्यक्ति, वो बैंक से क्या लेता है बताओ? बैंक से क्या लेता है? पैसे लेता है कि नहीं लेता? और जिसको क्या कहते हैं? ऋण। क्या कहते हैं? इस ऋण पर वो ब्याज देता है और बैंक इसको भी क्या देती है? ब्याज। ये ब्याज प्राप्त करता है और ये ब्याज भरता है। इस प्रकार बैंक अपनी किसका निर्माण करती है? साख। समझ में आई बात? वापिस प्रश्न क्या आ सकता है? मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं, हिंदी में धन या पैसा कहते हैं। और इसका उपयोग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करने के लिए करता है। भारत में मुद्रा को जारी करने का दायित्व किसके पास में है? आरबीआई के पास में। सीधा प्रश्न आ सकता है कि आरबीआई की पूरी फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख से क्या तात्पर्य है? तो ऋण चुकाने की जो क्षमता होती है वो क्या है? साख। निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण की प्रक्रिया ये है, बैंक में बचतकर्ता धन जमा करवाता है और जरूरतमंद धन लेते हैं, वहां से पैसे लेते हैं। तो बचतकर्ता की बचत पर बैंक ब्याज देती है और इनसे ब्याज लेती है। जो देती है वो तो कम है और लेती है वो ज्यादा है। क्या? ब्याज। तो इस प्रकार बैंक अपना किसका निर्माण करती है? साख का। आगे वाला पॉइंट है, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा एक किसका माध्यम है? विनिमय। विनिमय का क्या है? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। कैसे है मुद्रा विनिमय का माध्यम? जिसके पास में पैसे या धन है, जिसके पास में पैसे या धन है, वो इसका उपयोग किस में करेगा? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में करेगा, उसको क्रय और विक्रय करने में करेगा। जिसके पास में क्या है? मुद्रा है, वह उसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में और उसके क्रय करने में और उसके विक्रय करने में करेगा। समझ में आई बात आपको? आगे देखते हैं कि ये विनिमय का माध्यम कैसे है। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। यदि मुद्रा नहीं होती तो विनिमय कितना कठिन होता। यदि मुद्रा विनिमय में मध्यस्थता का काम नहीं करती
मध्य का काम नहीं करती तो विनिमय कितना कठिन होता। उदाहरण देखिए, एक जूता व्यापारी है, एक कौन सा व्यापारी है, जूता व्यापारी। उसका काम क्या है, बाजार में क्या बेचना है, बाजार में उसको क्या बेचना है बताओ, जूते बेचना है। क्या उसका घर जूतों से चलेगा, खाने के लिए क्या चाहिए उसको, उस जूता व्यापारी को खाने के लिए क्या चाहिए बताओ, गेहूं। तो गेहूं चाहिए तो उसको किसके पास में जाना पड़ेगा, किसान के पास में। यदि मुद्रा नहीं होती तो कितना कठिन होता। यदि जूता व्यापारी जूते बेचता है और जूते बेचकर क्या प्राप्त करता है, या क्या प्राप्त करता है, पैसे। ये पैसे प्राप्त करके वो किसको देता है, किसान को, और बदले में क्या खरीदता है, गेहूं। तो मध्यता का काम किसने किया, मध्यस्थता का काम किसने किया, मुद्रा ने। यदि मुद्रा नहीं होती, मान लीजिए मुद्रा नहीं होती, तो विनिमय कैसे होता। तो जूता व्यापारी जो जूते बनाता है उसको किसके पास में जाना पड़ता, ऐसे किसान के पास में जाना पड़ता जिसको जूतों की आवश्यकता होती। ऐसे किसान के पास में जाना होता जिसको, क्यों, क्योंकि वह उसको जूते देता और बदले में क्या लेता, गेहूं लेता। तो ये प्रक्रिया एक कठिन होती कि नहीं होती, परंतु इस प्रक्रिया को सरल किसने बनाया है, मुद्रा ने। क्या बनके, विनिमय का क्या बनके, माध्यम। प्रश्न आ सकता है मुद्रा विनिमय का कैसा माध्यम है, तो मुद्रा विनिमय का कैसा माध्यम है बताओ, मध्यम माध्यम। कौन सा माध्यम है, मध्यम। बीच में आई है कि नहीं आई मुद्रा, समझ में आई बात। आगे वाला टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप, तो मुद्रा का आधुनिक रूप एक तो है करेंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, धन या पैसा। और एक क्या है, बैंकों में जमा निक्षेप, बैंक में जमा निक्षेप क्या है, करेंसी। देखो करेंसी में क्या आता है, करेंसी में एक तो आते हैं नोट, क्या आते हैं, और एक क्या आते हैं, सिक्के। बात करते हैं यदि प्राचीन काल में, महाभारत युग में, गुप्त काल में और प्राचीन समय में, जो प्राचीन इतिहास है उस समय बात करते हैं, तो नोट तो नहीं थे उस समय, नोट प्रचलित नहीं थे। क्या प्रचलित थे, सिक्के। परंतु वो सिक्के किसके बने हुए थे, वो सोने के, सोने, चांदी, तांबे और बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य। तो आप कहोगे कि सर ये बहुमूल्य धातुओं से बने हुए थे इसलिए प्राचीन काल में तो चलते थे, परंतु वर्तमान में तो ऐसे कोई सोने के सिक्के नहीं है, चांदी के नहीं है जो आम प्रचलन में हो, तो क्यों चलते हैं बताओ, क्यों चलते हैं। वर्तमान में जैसे नोट चल रहे हैं, 10 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, तो ये क्यों चलते हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि इन नोटों को और इन सिक्कों को कौन प्राधिकृत करता है, उस देश की सरकार। उस देश की सरकार उसको क्या करती है, प्राधिकृत करती है, इसलिए कोई उनको लेने से मना नहीं कर सकता। आपने 10 रुपए का सिक्का देखा होगा, तो दुकानदार के पास में जाते, दुकानदार लेता है कि नहीं लेता, भले वो सोने का नहीं बना हुआ हो, किसी भी धातु का बना हुआ हो, परंतु उस देश की सरकार ने उसको क्या किया है, प्राधिकृत, इसलिए उसको लेने से मना नहीं बोल सकते। तो करेंसी में क्या लिखना है, करेंसी में नोट और सिक्के आते हैं, जो उस देश की सरकार उसको प्राधिकृत करती है। भारत में ये काम कौन करता है, आरबीआई। भारत में ये काम जारी करने का काम, नोट जारी करने का काम केवल और केवल किसका है, भारत सरकार की ओर से कौन करता है, आरबीआई, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आई बात। अब बैंकों में जमा निक्षेप, बैंक में जमा निक्षेप। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के पास में पैसे हो, क्या हो, धन या क्या हो, पैसे, वो क्या करेगा बताओ, वो जाएगा बैंक में और बैंक में अपना क्या खुलवाएगा, खाता खुलवाएगा। उस खाते में वो पैसे जमा करेगा, उस खाते में पैसे, तो उसको क्या, जैसे धन और पैसे वो कहां पे रखेगा बताओ, बैंक में। तो ये बैंक में जगह रखेगा, तो ये क्या हो गया बताओ, मांग जमा। क्या हो गया, मतलब जमा तो करवाए, परंतु कभी उसको मांग सकता है कि नहीं मांग सकता,
अपने पास में पैसे है, अपन बैंक में जाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, तो क्या वापस हम उसको मांग सकते कि नहीं मांग सकते? तो जो जमा करवाते हैं उसको जमा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? मांग जमा। जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उन पैसों को चेक के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हो, उन पैसों को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इसलिए इनको बैंक में क्या कहेंगे? बैंक में जमा निक्षेप, और इसी को हम क्या कहते हैं? मांग जमा। क्या कहते हैं? मांग जमा। समझ में आई बात? जब भी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो वो उसको निकाल सकता है। वापिस ध्यान दो, बैंकों में जमा निक्षेप क्या है? जब एक व्यक्ति जिसके पास में पैसे है या धन है, बचत किए हुए है, वह अपनी बचत को बैंक में खाता खुलवा के जमा करवाता है, और जो जमा करवाता है वो मांग जमा है। क्या है? कैसे है मांग जमा? समझ में आया भाई? जमा तो करवाए हैं, परंतु कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी? पैसों को क्या करेगा? मांगेगा। तो इनको क्या कहेंगे बताओ? मांग जमा। क्या कहेंगे? बात समझ में आई आपको? और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो चेक के माध्यम से पैसों को क्या करता है? निकालता है। चेक के माध्यम से पैसों को क्या करता है? निकालता है। बात समझ में? आधुनिक मुद्रा के रूप कितने हैं? दो। एक तो करेंसी है और एक बैंकों में जमा निक्षेप। करेंसी में नोट और सिक्के आते हैं, नोट और सिक्के आते हैं, वो उस देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत होते हैं। भारत की सरकार की ओर से ये जारी करने का काम आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, भारतीय रिजर्व बैंक का है। बैंक में जमा निक्षेप, जब व्यक्ति के पास में बचत होती है तो बैंक में जमा करवाता है, और इस जमा से जब उसको आवश्यकता होती है, जब उसको जरूरत होती है, तो उस जमा को वापस मांग के रूप में बैंक से निकालता है, और इसी को क्या कहते हैं? मांग जमा। क्या कहते हैं? मांग जमा। अब एक प्रश्न है, क्या मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं? क्या जो मांग जमा है, क्या है? मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं? उत्तर दीजिए। मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं? आपने क्या करवाए हैं? धन जमा करवाए हैं, तो क्या इसको हम मुद्रा कह सकते हैं? मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं? बताओ। जो मांग जमा है उसको हम मुद्रा कह सकते हैं, और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह व्यापक स्तर पर, क्योंकि यह व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम है। किसका माध्यम है? भुगतान का माध्यम है। भुगतान का माध्यम है, इसलिए मांग जमा को हम क्या कह सकते हैं? मुद्रा। उदाहरण समझ में आया आपको? उदाहरण ये है, यदि हमारे पास में पैसे है, हमारे पैसे कहां पे पड़े हुए हैं? बैंक में। हम कोई बाजार से वस्तु खरीदते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं? चेक देते हैं, और कहते हैं कि आप भुगतान कहां से कर लोगे? बैंक से कर लोगे। तो हमारे पैसे कहां पे जमा है? हमारी मांग कहां पे जमा है? बैंक में जमा है। तो ये व्यापक स्तर पर क्या हो गया? भुगतान का माध्यम हो गया। इसलिए मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं। प्रश्न सीधा आएगा कि मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है हाँ, मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम है। व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम है, इसलिए मांग जमा को मुद्रा कह सकते हैं। अब आपको प्रश्न आगे समझ में आएगा। बैंक की ऋण के संबंध में गतिविधियां। मैंने पार्ट स्टार्ट किया उस समय आपको समझाया था कि ऋण चुकाने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? साख। वो आपको यहां पे समझ में आएगा कि बैंक ऋण के संबंध में क्या गतिविधियां करती है। बैंक है वो ऋण के संबंध में क्या गतिविधियां करती है। एक बार इस चित्र से समझिए। ये क्या है? बैंक। क्या है? बैंक। और ये कौन है बताओ? जमाकर्ता। कौन है? जमाकर्ता। और ये कौन है? कर्जदार। कौन है? जमा करता है अपनी बचत को। जमा करता अपनी बचत को बैंक में क्या करवाएगा? जमा। बैंक में क्या करवाएगा? जमा। कर्जदार है वो बैंक से, कहां से? बैंक से क्या लेगा बताओ? ऋण। क्या लेगा? अब बैंक क्या करेगी? बैंक इसको क्या देगी बताओ? ब्याज।
ये ब्याज क्या करेगा, लेता है कि देगा? ये जमा करता ब्याज लेगा कि देगा? तो जमा करता ब्याज लेता है, जमा करता ब्याज लेता है, और जो कर्जदार है वो ब्याज देता है, ब्याज देता है। और इस प्रकार बैंक अपने साख का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में बैंक किसका निर्माण करती है? अपनी साख का निर्माण करती है, और ये ऋण संबंधित गतिविधियां है। अब इसको विस्तृत रूप में एनालाइज कैसे करवाएंगे? जो जमा करता है वो धन कहां पे जमा करवाता है? जमा करता धन कहां पे जमा करवाता है? बैंक में। जितना भी धन है उसका 15%, जमा करता के धन का 15% बैंक अपने पास में रखती है, दैनिक उपयोग के लिए 15% अपने पास में रखती है। और जो 85% है, कितने प्रतिशत? 85% वह ऋण के रूप में किनको देती है? कर्जदारों को। ऋण के रूप में किसको देती है? कर्जदारों को। और बदले में क्या लेती है? ब्याज। यहां पे बदले में क्या देती है? ब्याज। ये जो ब्याज लिया जाता है वो ज्यादा होता है, इसका प्रतिशत ज्यादा होता है और इसका प्रतिशत क्या होता है? कम। और इस प्रकार बैंक अपने किसका निर्माण करती है? साख का। जितना भी धन जमा होता है, जमाकर्ता के द्वारा जितना भी धन बैंक में जमा होता है उसका 15% बैंक अपने पास में रखती है, और 85% बैंक किसको देती है? वो धन कर्जदार को देती है। और कर्जदार का जब काम निकलता है तो ऋण के रूप में वह ब्याज किसको देता है? बैंक को देता है। और इनको ये ब्याज को, ये जमा करता ब्याज को क्या करते हैं? लेते हैं। इनका ब्याज कम होता है और इनका ब्याज ज्यादा होता है। इस प्रकार बैंक अपनी ऋण संबंधित गतिविधियां पूरा करती है।